हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। किस प्रकार हम पौधे और जंतुओं को बचा सकते हैं और पौधों और जंतुओं के नुकसान पहुंचने के कौन कौन से कारण हैं, और इसका हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया इस पाठ में। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूजो और पहली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वो अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे और कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और लोक चाऊ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व वहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र और बाघ संरक्षित क्षेत्र आदि के बारे में सुना था। अब नंबर 1 है 5.1 वनोन्मूलन और इसके कारण। देखो, हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करके उस भूमि पर अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनों की कटाई निम्न उद्देश्यों में की जाती है: कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण और फर्नीचर बनाने और लकड़ी निर्माण ईंधन के रूप में उपयोग। इंपोर्टेंट करेंगे वनोन्मूलन क्या है। तो वनोन्मूलन का अर्थ है कि वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग। और वनों की कटाई का मुख्य निम्न उद्देश्य है क्या हो सकता है कि कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई, घर और कारखानों के निर्माण के लिए वनों की कटाई, या फर्नीचर एवं लकड़ी ईंधन का उपयोग में वनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट हो गया। इसमें आगे दे रखा है। इसके अलावा देखो, दावानल या भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारकों से हो सकते हैं। क्या जब वनों में आग लगती है उसके कारण, या सूखा पड़ने से भी क्या वनोन्मूलन हो सकता है। तो देखो, वनोन्मूलन के क्या परिणाम है। अगर वनों की समाप्ति हो जाएगी या वनों को काट दिया जाएगा तो उससे क्या होगा। तो पहली और बूजे ने क्या है, वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर क्या है, ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि है। इससे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और भूमजल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वनों की इसी प्रकार अनवरत कटाई की जाती रही तो कुछ ही वर्षों में भूमि पर वर्षा और भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, और इसके अतिरिक्त क्या है, बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमने क्या है, पौधों के द्वारा जो बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कम वनों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे क्या होगा, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और क्योंकि वायु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पृथ्वी का द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती हैं, और तथा अंत इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण क्या है, जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में क्या होती है, कमी आ जाती है, जिससे क्या कारण सूखा आता है। आगे देखो, मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों का पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, और मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में हुमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या होता है, मरुस्थलीकरण कहते हैं। अब देखो, इंपोर्टेंट आ गया, मरुस्थलीकरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। देखो, मृदा की जो ऊपरी परत है हटने से नीचे क्या है, कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे क्या होता है, मृदा में हुमस की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरकता भी अपेक्षा कम हो जाती है। इसके बाद देखो, धीरे धीरे क्या होता है, उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। यहाँ से इंपोर्टेंट हो गया, यहाँ से धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, वनों से क्या है, मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या परिणाम स्वरूप क्या बाढ़ आती है। और मृदा के अन्य गुण जैसे पोषण तत्व, गठन इत्यादि भी क्या है, वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनानी है, जिससे यदि हम वनों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या होगा कि हम इन वनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर अगला 5.2 में क्या है, देखो 5.3 वन और वन्य जीव का संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा। देखो, वनोन्मूलन के प्रभाव
प्रभाव जानने के पश्चात पहली और बुजुर्ग चिंतित थे कि प्रोफेसर अहमद ने पास गए थे और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणी को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इसके लिए देखो प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा, पहली और बुजुर्ग एवं उनके सहपाठियों से के लिए जैव संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया और इसके लिए उन्होंने क्या पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नामक स्थान को चुना। वे जानते थे कि इस क्षेत्र में के पौधे क्या है एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैव महत्व के क्षेत्र का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब देखो जैव मंडल क्या पृथ्वी का वो भाग है जिस पर क्या सजीव पाए जाते हैं और अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। जैव मंडल क्या वो भाग जहाँ पर क्या जीव अपना जीवन यापन करते हैं या अथवा जो जीवन योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। आगे देखो, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से एवं समाज के प्रयास से के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों की भी वन एवं वन्य जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियाँ और नीतियाँ बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित हैं। अब देखो, वनस्पति और प्राणी जात उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित वनों वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग, इन क्षेत्रों में क्या है निषेध है। अब देखो, वन्य अभ्यारण्य क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र निर्बोध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों और उनके क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। अब देखो, जैव मंडल आरक्षण क्या है। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी ने के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैव आरक्षित जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी जंतु, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ। आगे देखो, किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमंडी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। अब देखो, पंचमंडी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है इसमें क्या है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और बोरी और पंचमंडी 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये संरक्षित क्षेत्र है जिसमें इसमें है चूना, बोरी, धेन, बोरी और नीम घना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमंडी अभ्यारण्य, पपरियो, पनारफी गेट, पंचमंडी, ये सब क्या जैव पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो, पेड़ और पौधे एवं जीव जंतु। देखो, बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की और वे लंबे सागवान, टीक के वृक्षों एवं वन्य जीवों को देखकर प्रसन्न हुए। पहली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी और प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपना आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति एवं प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति और उस क्षेत्र विशेष के पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पेड़ पौधे, जैसे साल है, सागवान, आम है, जामुन है, सिल्वर फर्न है और अर्जुन, ये सभी क्या है, वनस्पति जात हैं। और चिकारा, नीलगाय, बाकिंग, हिरण है,
चीतल, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता है, भेड़िया आदि क्या है, सभी प्राणी जात हैं, जिसमें से कुछ के चित्र दे रखे हैं। जैसे ये जंगली कुत्ता है, ये चीतल है, ये क्या दे रखा है, भेड़िया, ये है तेंदुआ, ये है फर्न का पौधा और फर्न, और ये जामुन। अब देखो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या है। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्ण गहरे वन में प्रवेश हो गए। बच्चे एक विशाल का एक गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पौधे एवं जंतुओं की वह प्रजाति जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उस क्षेत्र विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है और किसी क्षेत्र पर विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ों के बारे में देखो, ये जंगली पेड़ या जंगली आम का पौधा है, देख रखा है आपको, ये दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति के उदाहरण दिया है। विषण भारतीय विशाल गिलहरी है तथा यह उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय प्राणी है। प्रोफेसर अमन ने बताया कि इसके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो ये जो चित्र है जिसमें दिखाई दे रही है जो है वो क्या है, विशाल गिलहरी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि आगे देखो, स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर संबंध करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन संतान उत्पन्न कर सकते हैं और एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अब देखो, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। और प्रोफेसर अमन ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आँखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडे इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बूशलैंड है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के सुरक्षित नहीं रहे हैं क्योंकि इनके आवास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। और बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने की कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर क्या लिखा था, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण सहघटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीके सागवान इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण की स्थिति है। इन वनों में मनुष्य की गतिविधियाँ के प्रागैतिहासिक प्रमाण है जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार करते हुए, नृत्य एवं वाद्य यंत्र को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़ते और उन्हें एक और बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी ने बताते हुए कि हमारे सरकार ने बाघों की संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघ की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। जैसे जंगली में देख रखा, ये देखो बाघ है, ये है जंगली भैंसा और है ये बारहसिंगा, जिसके सींग 12 होते हैं वो बारहसिंगा, ये जंगली भैंसा है और ये बाघ चित्र 5.4 में उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में
वृद्धि हो रही है। अंततः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है कि किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जाती है रही है, वे क्या हुए? विलुप्त संकटापन्न कहलाते हैं। संकटापन्न किसे कहते हैं? देखो, वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन्न जंतु कहते हैं। बूजों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया, जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से भी सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए गए जाते हैं। मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहले को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनके मार कर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनका योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र किसे कहेंगे? किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, अजैव घटक जैसे जलवायु है, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि क्या है? संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो, रेड डाटा पुस्तक क्या है। प्रोफेसर अहमद ने रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं और रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी कंप्यूटर पर इन वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आगे देखो, प्रवास क्या है। माधव जी के निर्देश में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये सभी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीतलता के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलित नहीं होता और ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। आगे देखो, कागज़ का पुनः चक्रण क्या है। प्रोफेसर अहमद का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ भी बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इनका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। पुनः वन रोपण क्या है। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनों का स्तर पुनः वन रोपण है। पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए उद्देश्य से नए वनों का रोपण करना है। रोपण वाले वन सामान्य उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो उस वर्ष में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्वन रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को कब तक अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण की एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है और इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वनों में रहना ठीक नहीं है। वापस जाने
के बाद प्रोफेसर अमर और बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया।